दोस्तों नमस्कार। आप सबको मुबारक हो। हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे और पीएम मोदी ने जिस तरीके से भाषण दिया रेड फोर्ट से, सबसे लंबा भाषण था 103 मिनट का और उन्होंने बड़ी चीजों पे डिस्कस किया। इसके ऊपर बहुत सी चीजों पे क्लैरिफिकेशन दी, डिफेंस की बात की, जीएसटी की बात की, इन्होंने साथ में पाकिस्तान की बात की, सुदर्शन चक्र की बात की और टैरिफ की बात की। इनडायरेक्टली कुछ इश्यूज पे इसने डिटेल से बात की और इस इशू पे बात करते हुए कि पीएम मोदी की जो स्पीच थी उसको कैसे लोगों ने लिया। हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, नेशनलिस्ट और आरएसएस के भी बहुत क्लोज हैं ये, और जो भी नेशन के लिए काम करता है उसके लिए उदय शंकर पानी जी अपना दिल और जान देने को तैयार है। तो उदय शंकर पानी जी, आप बताइए कि पीएम मोदी की जो स्पीच थी आपने तो सुनी होगी, आप तो बैठे होंगे टीवी के सामने, क्या लगा आपको, क्या टॉपिक पर डिस्कशन की? स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सूद साहब और हमारे सब श्रोताओं को। सर, आज की स्पीच में बड़ा एक अनयूजुअल पॉइंट जो मैंने देखा कि मोदी जी कभी उनकी आवाज में रोष नहीं होता, लेकिन आज मैंने देखा कि जोश के साथ साथ रोष भी था, गुस्सा भी था। गुस्सा था उस ऑपोजिशन के लिए जो आज पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा, वो भी झूठ के ऊपर। मैंने गवर्नमेंट जो ट्राई कर रही है कि भाई जो हिंदुस्तानी है वही वोट देगा, और इस पे इन्होंने आग लगा के इस पे झूठ बोल के लोगों को बुद्धू बना रहे हैं और पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, विच इज वेरी बैड। देश को नहीं चलने दे रहे आगे। इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है और उसकी तो आज हद फ्रस्ट्रेशन की पार कर दी बाय कांग्रेस नॉट अटेंडिंग द इंडिपेंडेंस डे। उनके लिए कुछ है ही नहीं जी, हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस का मतलब ही नहीं है कुछ। बिल्कुल ठीक बात। मैंने यही चीज अगर सिर्फ हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कि भाई उनको भी क्या लग रहा है कि भाई दे आर वेरी डेस्परेट कि भाई किस तरह से भी गांधी का एक कोई परिवार, गांधी का कोई मेंबर प्राइम मिनिस्टर बने, देश का नेता बने। अरे लेकिन वो अगले 10-12 साल भी नहीं होने वाला। जो जोश मोदी जी ने दिखाया, मुझे तो लगता है कि 10-12 साल ये आदमी प्राइम मिनिस्टर होके he'll be doing extremely well and is fit to be a prime minister for another 1 decade. देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर मोदी जी 10 साल तक और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो इंडिया को बड़ी हाइट तक पहुंचा देंगे, यानी कि 2035 तक रहेंगे तो पहुंचा देंगे। फिर कोई किसी को सिलेक्ट करके रखेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, देश एक ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल, और बड़े अच्छे मुद्दे उन्होंने किया। वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एक रोड मैप दिया हिंदुस्तान को, हाउ टू बी टोटली सेल्फ डिपेंडेंट, किस तरह से करना, पूरा एक रोड मैप एक इंटेलिजेंट वे से उन्होंने दिया जाके, विच वॉज ट्रेमेंडस। और वैसे तो सर आज मेरा दिल गदगद हो गया जब मैंने मोदी जी को आरएसएस के बारे में बोलते हुए बताया, विच वॉज हाईली डिजर्विंग कि आरएसएस सच्ची मुच्ची अगर हम लोग, मैं बता रहा हूँ आज की जनता अगर देखे तो 10 में से, मैं बोल रहा हूँ 10 में क्या 100 में से 90 लोगों के माँ बाप आरएसएस में थे। आरएसएस जो नेशनलिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। वो आज हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं आज ये मॉडर्न हमारे का कंपटीशन के अंदर कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, बट जहां भी टाइम मिले हमें अपना योगदान देना चाहिए। आरएसएस को समझना चाहिए कि वो एक दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज देश सर्वोपरि और देश की सेवा। और इसीलिए बेचारे, मैं कह रहा हूँ बहुत आरएसएस वाले शादी भी नहीं करते, परिवार भी नहीं रखते, बिकॉज उनकी पूरी लाइफ कमिटेड है टू द कंट्री। सो इट इज हाई टाइम दैट वी हैड टू अप्रिशिएट दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ आरएसएस, जो सरकार से भी पैसा नहीं लेती, जो आपस में हम लोग जितना भी हो सकता है डालते हैं पैसा। और मुझे तो एक याद अभी भी आ रहा है कि मेरे पिताजी जो अमेरिकन एम्बेसी में थे, सबसे सीनियर मोस्ट इंडियन, सर हर दशहरे को अपनी 1 महीने की पगार, जो बहुत काफी बड़ा अमाउंट था, वो जाके डाल के आते थे मटके के अंदर। सो ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं भी देखा है आरएसएस कमिटमेंट है। देखो, पार्क में जाते हैं आरएसएस वाले, वहां खड़े होते हैं और इनकी बेसिकली क्या है कि इनका जो धर्म है वो है देश की सेवा। और अगर आरएसएस ना होती तो हमारे पार्टीशन के अंदर हिंदुओं का मैसेकर होता रहता है जो पाकिस्तान से आ रहे थे।
चलो बात करते हैं पीएम मोदी की। पीएम मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 12 बार एड्रेस कर चुके हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी ने 11 बार किया था, पीएम मोदी 12 बार कर चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद नेहरू इससे ज्यादा कर चुके हैं और कंटिन्यूअसली। लेकिन पीएम मोदी ने जैसे आरएसएस के बारे में कहा कि आरएसएस एक एनजीओ है जो देश की सेवा कर रही है पिछले 100 साल से और सबसे बड़ी एनजीओ है। साथ में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र के बारे में बात की कि पूरे इंडिया को प्रोटेक्शन दे देंगे 2035 तक। आज हम अपने डिफेंस सिस्टम को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और लेकिन सुदर्शन चक्र से हम पूरे इंडिया को यहाँ पे सुरक्षा देंगे, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी जगह हो। साथ में जीएसटी की बात की और उनका जीएसटी को हम रिवाइज करेंगे क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि यहाँ पे ज्यादा जीएसटी लगता है, जो पब्लिक को आम चीजें कंज्यूम करती है उस पर जीएसटी को रिड्यूस कर देंगे और इनकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी होगी 2047 तक वो आ जाएगी टू $10 ट्रिलियन, यानी कि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, एडवांस कंट्री बन जाएंगे। और साथ में एम्प्लॉयमेंट की में बात की उन्होंने, उनका 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए जाएंगे और जो नए यूथ होंगे उनको जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट उनको 15,000 रुपए देंगी। और साथ में जो मेन इश्यू पे बात की वो थी न्यूक्लियर एनर्जी, जो 10 टाइम तक ग्रो हो जाएगी 2047 तक और 10 न्यूक्लियर प्लांट आ जाएंगे इंडिया के अंदर, लगाए जाएंगे। और इस पे बात की। साथ में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की वो की जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया के अंदर है, उनका जो इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं या लोग यहाँ रह रहे हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके कंट्री के अंदर आते हैं और यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करते हैं। यानी कि डायरेक्ट एक उन्होंने इंडिकेशन दे दी, डायरेक्शन दे दी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि इनके खिलाफ एक्शन लो। एक्शन चल रहा है लेकिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लो क्योंकि बांग्लादेशियों को यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है जो इंडिया के अंदर इलीगली आते हैं। साथ में उन्होंने कहा जो टैरिफ के बारे में बात की, यूएस का नाम बगैर लिए, कि हमें इसके लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए और एम्फसाइज करना चाहिए इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ताकि हमारा जो सामान इंडिया के अंदर बने और हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं उसको इंडिया के अंदर कंज्यूम किया जाए। लेकिन उन्होंने अलास्का मीटिंग के बारे में बात नहीं किया, ना ट्रम्प के बारे में बात की, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि पुतिन और इसकी जो ट्रम्प की मीटिंग होती है अलास्का के अंदर, अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो इंडिया की बहुत सी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, टैरिफ की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। साथ में पीएम मोदी ने चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि चाइना से हमारी दोस्ती हो रही है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आ रहे हैं और पीएम मोदी जा रहे हैं चाइना के अंदर 31 अगस्त को और इंडिया और चाइना इस टाइम पे दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं यूएस को काउंटर करने के लिए, ट्रम्प को काउंटर करने के लिए। लेकिन पीएम मोदी ने बहुत डिटेल में बात की नेशनल सिक्योरिटी इश्यू के बारे में, उस पर भी हम अलग से डिटेल में करेंगे। साथ में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के बारे में कहा थी, उन्होंने कहा जो समझौता पाकिस्तान के साथ मंजूर नहीं है, कोई भी समझौता नहीं होगा पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने कहा कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान को सेकंड चांस दिया नहीं जाएगा क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान से बात करने की। बिल्कुल। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्लैकमेल किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा न्यूक्लियर अटैक की वजह से, उसका उनको बहुत जल्दी से अच्छा सा जवाब दे देंगे क्योंकि आसिम मुनीर ने रिसेंटली यूएस के अंदर जाके कहा था कि 25% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। पीएम मोदी ने जो पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर थ्रेट्स आ रहे थे उसको कहा कि जो ब्लैकमेलिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, और यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को शिफ्ट करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट यूज नहीं करेंगे कि बदले में फर्स्ट यूज भी कर सकते हैं। एक ये डायरेक्ट मैसेज देना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन पीएम मोदी ने बड़ी डिटेल में बात की इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। उनका ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी हमारी गवर्नमेंट की, यानी कि नेहरू की, और नेहरू तो वैसे भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, और कि हमने इंटर वाटर ट्रीटी की जिसके अंदर 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, 20% हमारे पास आ, जिसकी वजह से हमारे किसानों को फसल के लिए पानी नहीं मिलता था और आज पंजाब के अंदर पानी की शॉर्टेज है इसी वजह से। साथ में कहा ये जो उनकी तरफ से थ्रेट्स आ रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या बिलावल भुट्टो की तरफ से, उसका हम जवाब देना पसंद नहीं करते। लेकिन साथ में कहा कि एक वन साइडेड एग्रीमेंट था और साथ में कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, यानी कि उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रिव्यू भी नहीं किया जाएगा और हम अपने हिसाब से चलेंगे। एक तो पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने कहा था हम 10 मिसाइलें मार देंगे जहां भी डैम बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान का जवाब दिया जाएगा, अच्छे से जवाब दिया जाएगा और हमने अपनी आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है। साथ में उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट हैं, किसी भी कंट्री जो उनको सपोर्ट करती है, टेररिस्टों को तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुस के मारेंगे। वो बात कर रहे थे अननोन गनमैन की। साथ में कहा जो कंट्री उनको सपोर्ट करती है, इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश को कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, और एक मैसेज था यूएस को भी, क्योंकि यूएस इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उनके टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, और उन्होंने साथ में आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया। साथ उन्होंने प्रेज किया ऑपरेशन सिंदूर को, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बड़ी उन्होंने बातें की, और 9 हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स है उनको अभी रिवार्ड दिया गया
हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं आप करिए, फिर इसके बारे में बात करता हूँ सर, मैं। हाँ, नहीं, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि आज इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये बात काफी उजागर की जा रही है कि आज जो मीटिंग हुई है ट्रम्प एंड पुतिन की, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये दोनों से उन्होंने बात कराई और ये उन्होंने मीटिंग करवाई। और लेट मी टेल यू अगेन सर, मैं एक चीज को बार बार रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान का एक ही सोल्यूशन है रिलेशन ठीक करने का उनके साथ, कि भाई वो ठीक तरह से बिहेव करें, कि पूरी तरह से उस कंट्री को नष्ट कर देना चाहिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, तभी वो सुधरेगा। नहीं तो इज गोइंग टू बी नॉट ओनली अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। झूठ, टेररिज्म इज द रिलीजन, बिल्कुल। वायलेंस इज द रिलीजन। वो लोग ये कंटिन्यूअसली करते रहेंगे और जब तक ये पूरा ध्वंस नहीं होगा, पाकिस्तान का नाम नहीं गायब होगा, तब तक इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है, पूरी वर्ल्ड के लिए भी प्रॉब्लम है। सो इसीलिए आज आपने देखा स्पीच के अंदर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ट्रम्प के बारे में कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो हमें लग रहा है कि ट्रम्प हिंदुस्तान का दुश्मन है, मैं वापस बोल रहा हूं कि नहीं, वो दुश्मन नहीं है। उसके अपने फंडे बड़े हैं, वो खाली बुद्धू बना रहा है पाकिस्तान को और बांग्लादेश वालों को, इनको बुद्धू बना रहे हैं कि भाई तुम लोग जरा भोको, तुम लोग हिंदुस्तान को गाली दो, और एक दिन झटके से देखना ये पाकिस्तान को, जो मैंने कहा ना कि उसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज इट शुड बी फिनिश्ड, उसको एक झटके से वो खत्म करेगा वो आदमी। और देर इज एब्सोल्युटली ट्रम्प इज क्लियर अबाउट व्हाट ही हैज टू डू। और ये जो ड्रामा भी किया है, ये 50% का ट्रम्प, अभी एक बार ही मुलाकात होने दीजिए, ये सारे के सारे इश्यू सेटल हो जाएंगे। एंड दैट इज वाई आज की स्पीच के अंदर कोई रेफरेंस नहीं था अमेरिका का, क्योंकि ट्रम्प तो बक इतने ज्यादा अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हूलबाजी हो रही है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है इनको, वो जो करें। लेकिन अभी सर वही वापस मैं ये बोल रहा हूँ कि मेन इशू है ऑपोजिशन की फ्रस्ट्रेशन, उनका इंडिपेंडेंस डे अटेंड नहीं करना, और उनको पार्लियामेंट हमारा नहीं चलने देना, और देश के बारे में अच्छी बातें सुनना भी उनको पसंद नहीं है। चलिए वो तो ठीक है, उनका तो एटीट्यूड ही ऐसा है, क्योंकि उनको पावर चाहिए, पावर मिल नहीं रही इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन इन्होंने जो मेन बात की वो थी सुदर्शन चक्र के बारे में, यानी कि पूरे इंडिया को सुरक्षा दी जाएगी 2035 तक। उन्होंने कहा डिफेंस सिस्टम जो हमारे थे, उन्होंने क्रेडिबली इन्फॉर्म किया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, लेकिन इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में दूसरी इंस्टॉलेशन जो इंपॉर्टेंट है उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, पार्लियामेंट हाउस को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट हाउस को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स और हॉस्पिटल उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। हमारे सारे साइंटिस्ट को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी सर। 250 वो भी है, साइंटिस्ट मारे गए हैं इसरो के, वो मारे अमेरिका ने, बाय द वो अमेरिका एनिमीज ने ऑफ सीआईए ने इंडिया। मारा भाई, अमेरिका की सीआईए ने मारे, वो तो हमारे पास पूरी अमेरिका डिटेल ने में रॉ मारा, में रॉ। रशिया ने मारा, पाकिस्तान ने मारा, बांग्लादेश ने देखो मारा तो है सर उन्होंने। उदय ऐसा है, बेसिक उदय उदय मैं जो तुम्हें बात कह रहा हूं, देखो उदय मैं तुम्हें बात कह रहा हूं, मैं रशिया की बात नहीं कह रहा, रशिया ने कोई साइंटिस्ट नहीं मारा। अगर हमारे पाकिस्तान की औकात नहीं है मारने की, बांग्लादेश तो भी क्रिएट हुआ, सारे के सारे साइंटिस्टों को मारा यूएस ने। यूएस को इंडिया से प्रॉब्लम थी, रशिया तुमको सपोर्ट कर रहा था, जो नब्बी नारायण को इन्होंने, देखिए चाइना भी इसमें इन्वॉल्व, चाइना के इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मैंने फाइल्स देखिए, रिपोर्ट्स देखिए, मेरे को तो पूरा पता है कि रॉ के अंदर क्या डिटेल्स है, किस किस ने किस किस को मारा, पूरी डिटेल है। हम गलत न्यूज क्यों दे, लोगों को गलत खबर क्यों दे, चाइना मार रहा है, पाकिस्तान के तो औकात ही नहीं है, क्योंकि यूएस डॉलर्स देता है, चाइना हमारे साइंटिस्टों को नहीं मारा, चाइना का दूसरा एजेंडा। अब हम बात कर रहे हैं इसी के ऊपर। देखिए इंडिया ने इस टाइम पे ये सोचा कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेगा सेफ गार्ड करने के लिए, इंडिया के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक ना हो, इंडिया के अंदर कोई भी अटैक ना हो किसी मिसाइल से या किसी एयरक्राफ्ट से, और इसके लिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने की बात की है। सुदर्शन चक्र वही है जो कृष्ण भगवान के पास होता था, और इसके अंदर इंडिया और ज्यादा काम कर रहा है। हमारे पास 3 S-400 की मिसाइल्स हैं, इंडिया 2 मिसाइल सोच रहा है। जल्दी यूएस रशिया से बात हुई है, रशिया हमको 2 मिसाइलें बाकी देने को तैयार है, कि वो 2025 के एंड तक या 2026 के शुरू के अंदर 2 मिसाइल दे देगा। साथ में रशिया ने हमको ऑफर किया है कि वो 2 और मिसाइलें
S-400 की या S-500 की वो इंडिया को दे सकता है। साथ में कहा कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं जॉइंटली S-500 मिसाइल की। तो एशिया हमको सपोर्ट कर रहा है। फिर जो इंडिया का इंडिजिनियस आकाश डिफेंस सिस्टम है, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और उसका जो प्राइम आकाश प्राइम है, उसको डिप्लॉय किया जाएगा बॉर्डर के ऊपर, यानी कि हिल्स के ऊपर अगेंस्ट चाइना। उसकी भी टेस्टिंग की जा चुकी है और इसकी बहुत डिफेंस की प्रोडक्शन की जा रही है, आकाश मिसाइल की और आकाश तीर मिसाइल की और साथ में आकाश प्राइम मिसाइल की। इंडिया के पास 13 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं जो हमने यूज किए थे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और इंडिया सबकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। सबसे बड़ा जो डिफेंस सिस्टम था वो था S-400 और साथ में जो सेकंड नंबर पे था वो था बराक 8 जो इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया। साथ में जो आकाश तीर था सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ और जिसने सारी के सारे मिसाइल और ड्रोन्स जो आए थे उनको इंटरसेप्ट कर दिया। अब इंडिया इन चीजों को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि इंडिया का डिफेंस सिस्टम मजबूत हो। साथ में एक और बात की जा रही है कि इंडिया बहुत जल्दी एक डील साइन करने वाला है फ्रांस से प्रोक्योर करने के लिए 114 रफाल एयरक्राफ्ट, जो एक हमारा बहुत देर से प्रोग्राम चल रहा है 2016 से जो डिले हो गया था। अब इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल भेज दिया गवर्नमेंट को कि हम रफाल खरीदना चाहते हैं 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट, क्योंकि अगर हम रफाल खरीदेंगे तो हमें इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। उनका यहाँ पे पहले ही सिस्टम बना हुआ है, यानी कि कुछ पार्ट्स उसके फ्यूजलेग टाटा और रफाल मिलकर के बना रहे हैं हैदराबाद के अंदर, और साथ में और पार्ट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और इनका पूरा का पूरा सिस्टम मिला हुआ है। इनकी मेंटेनेंस इंडिया के अंदर हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस थी, उसके अंदर हमने फाइनली एयरफोर्स ने कहा कि आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करो, ये जो कोटेशन लेने वाली बात है उसको खत्म कर दो क्योंकि उसमें टाइम लगता है और हमें जरूरत इन चीजों की है, तो उस पर भी बात की जा रही है। और साथ में बहुत से चीजों पे काम किया जा रहा है, मिसाइलें प्रोजेक्ट की जा रही हैं और जितनी हमारी एयरफोर्स है या हमारी आर्मी है वो चाहती है कि उनको लॉन्ग रेंज की मिसाइल भी दें। अब जो ब्रह्मोस हमारी थी उसकी 1500 किलोमीटर की रेंज, उसका एक एग्रीमेंट साइन किया गया है रशिया के साथ, वो हमको मिल जाएगी, वो डिलीवर होगी। इंडिया ने 8000 किलोमीटर की मिसाइल को भी टेस्टिंग करने की तैयारी कर रही है और वो मिसाइल की रेंज होगी 8000 किलोमीटर की, पूरे यूरोप को अटैक कर सकेगी। साथ में उसकी जो स्पीड होगी 9265 किलोमीटर, यानी कि मैक 8 की। और जो ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है उसकी भी जो स्पीड बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है मैक 8 की, यानी कि इंटरसेप्ट नहीं हो सकती। तो पीएम मोदी ने कहा जो हमारी डिफेंस है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए और ये एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान और चाइना को। हाँ नहीं, आज स्पीच का सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि टू मेक इन इंडिया एवरीथिंग, स्पेशली फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि जिस तरह से रशिया अपने सारे आर्म्स खुद ही बनाता है, इसीलिए उसको कोई बॉयकॉट और उसे कोई दूसरी कंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से इंडिया के अंदर भी एंटायर प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी इंडिजिनियस एंड यही बनाएंगे। और आई थिंक इसके ऊपर काफी जोर था। और सर, ये जब आरएसएस की तारीफ हुई तो कोई टीएमसी का बंगाली आदमी वो बोलने लगा कि वी डोंट, मैंने आरएसएस के ऊपर गाली देने लगा। वो तो खैर, ये जो बंगाली, मैं तो बंगाल में काफी रहा हूँ सर, बंगाल में काफी काम किया मैंने। दे आर रेबल्स विदाउट ए कॉज। मैंने उनको हर चीज में कोई प्रॉब्लम होती है, वो देश के हित की बात भी करो उसके अंदर ही प्रॉब्लम होती है, उनका कॉज कोई नहीं है, दे जस्ट वांट टू बी अ रेबल, दैट इज इट। और आज मेरे ख्याल से मोदी जी ने एक और भी आज नक्सलिज्म के ऊपर और ये लेफ्टिस्ट डेंजर के ऊपर उन्होंने काफी बात की आके कि किस तरह से हिंदुस्तान को धीरे धीरे ये दीमक की तरह खा रहे थे, और अभी आई थिंक विद इन अ ईयर और टू they all will be wiped out and it will be controlled. It was I think मुझे तो जोश आ गया सर ये आज की स्पीच सुन के, and I'm sure कि कांग्रेस जो बोलती है कि भाई हमने अटेंड नहीं किया, हमें बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट नहीं, बीजेपी सर्टिफिकेट नहीं देती, पब्लिक सर्टिफिकेट देगा, पब्लिक सर्टिफिकेट देगी। और देखना आज की अब जो जनता देख रही है, जो आप पार्लियामेंट में कर रहे हैं, और जो जिस तरह से आपकी एटीट्यूड है हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे रिपब्लिक डे के लिए, हमारे देश हित की बातों के ऊपर जो आप एलर्जी होता है, आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जिस दिन कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, बहुत जल्दी। बिल्कुल होना भी चाहिए। देखो दूसरी बात यह है ना कि आपको, इनको एक्चुअली प्रॉब्लम देश के साथ है, इनको प्रॉब्लम है कि इनको पावर चाहिए। मैं आपको बताऊं पुराने टाइम में जितने भी थे ना, चाहे मुलायम सिंह यादव था, चाहे आपका लालू यादव था, लालू यादव थे, जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूँ,
पार्लियामेंट के अंदर इनको प्रॉब्लम होती थी कई चीजों पे, लेकिन कभी भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि पार्लियामेंट की इंसल्ट की हो। लेकिन राहुल गांधी इस टाइम पे इंसल्ट कर रहा है पाकिस्तान की, और जो अखिलेश यादव है वो अभी उसको तो सीखना बहुत कुछ था, उसने अपने फादर से नहीं सीखा। यहाँ पे लालू यादव या अखिलेश यादव ने कभी पार्लियामेंट को इंसल्ट नहीं किया। ये तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ जैसे आपके कुछ आम आदमी पार्टी के लोग अपनी कुर्सी उठा के चेयर की तरफ घूम जाते थे, ऐसा वो नहीं होता था पहले टाइम में। इनमें से सिर्फ एक सीनियर लीडर बैठा है, वो बैठा है शरद पवार, आज वो भी चुप रहता है। लगता है कि उसकी पावर हाथ से खिंच रही है तो इसलिए वो भी चुप रहता है, लेकिन पावर है अदरवाइज और तबीयत बहुत खराब है, वो कैंसर, जो माउथ कैंसर हुआ पड़ा हुआ है, उनको काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, जिससे वो बात नहीं कर पा रहे। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, बट एनीवे सर लेकिन आई थिंक। हाँ, हाँ बोलिए। नहीं लेकिन बेसिकली पार्लियामेंट पे तो आते हैं ना, धरने पे तो लेकिन बैठ बात जाते नहीं हैं। कर पाएंगे, नहीं उनका हाँ, क्लैरिटी नहीं है, उनका भी काफी वो बढ़ गया है जाकर कैंसर, माउथ चलो कैंसर। कुछ भी बात है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से देश की सेवा किया है, जिस तरीके से देश को आगे ले जाएं, और उम्मीद यही करते हैं कि 10 साल तक और पीएम मोदी देश की सेवा सर करें, 10 साल नहीं, क्योंकि 12 साल हो गए, 12 साल तक वो रहने वाले हैं, और 12 चलो साल रहेंगे। हम तो कहते हैं सारी उम्र की सेवा करें, क्योंकि जो उनका एजेंडा है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उससे देश को बहुत फायदा हुआ है। देश की 10 बिलियन की आप इकोनॉमी को प्रमोट करिए, देश को स्ट्रांग करिए, और मुझे लगता है कि 2035 तक हम एक आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ बहुत जल्दी से कूच करेंगे, क्योंकि हम डिफेंस पे पूरे सेट अपने आप को स्ट्रांग कर पाएंगे। डिफेंस सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है देश की को स्ट्रेंथन करने के लिए, और उसके एंड साथ साथ बिजनेस हमारी के लिए भी इकोनॉमी बढ़ेगी। सर, कमाई के लिए भी, कमाई के लिए भी, इफ वी बिकम अ उदय मेजर एक्सपोर्टर। यस। उदय उदय एक तो मैं बात और बता दूं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम चीज को इंपोर्ट करते हैं हमको सस्ती पड़ती है, अगर हम प्लेन को इंपोर्ट करते हैं सस्ता पड़ता है, अगर प्लेन को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें महंगा पड़ता है। मैं ये बात सोच रहा था कि SU-30 MKI के प्लेन को जब इंडिया बना रहे थे क्यों महंगा पड़ता है। महंगा इसलिए पड़ता है कि एक तो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी वो पड़ती है, दूसरा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन की जाती है वहां पे फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, फैक्ट्रियां लगाने के साथ लोगों को जो है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, जब फैक्ट्री लगती है तो लोगों को जॉब मिलता है। इंडिया का पैसा जो फालतू लगता है इंडिया के अंदर खप जाता है, वो फिर टैक्स भी देते हैं, तो हमें उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन साथ में हमारे पास जब मेंटेनेंस आ जाती है, यहाँ पे जब इसकी पूरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे फैक्ट्रियां लगती है, उनकी मेंटेनेंस पे, उससे हमारा फ्यूचर के अंदर पैसा बचता है। और आज हम आत्मनिर्भर है तो हमें बंदूक के गोले लेने में दिक्कत होती थी। जब कारगिल हुआ था तो हमारे पास जो बोफोर गन्स थी, उनके जो तोप के गोले थे वो हमारे पास नहीं थे। 10 दिन का एमुनिशन था तो उस टाइम पे प्रोक्योर किए गए। आज टाटा इंडिया के अंदर बना रहा है बोफोर गन्स को, और आज हमें बाहर से एमुनिशन लेने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे ऑपरेशन जो था कारगिल का उसको रोक दिया गया, क्योंकि हमारे पास तोप के गोले नहीं थे। जब तोप के गोले आए तब हमने वहां पे फायरिंग शुरू की। सर हमने लेकिन कहाँ रोका, हमने तो जीती कारगिल, तो हमने जीता, हमने कहाँ रोका कारगिल सर, कारगिल तो हमने आप जीता। मैं वो नहीं कह रहा, हमने कुछ दिन इसलिए डिले कर दिया कि हमारे को जो बोफोर गन्स को हमने डिप्लॉय किया था उसको चलाया नहीं, कि एमुनिशन पूरा नहीं था, रोका इसलिए। अदरवाइज हमारे पास एमुनिशन होता तो 10 दिन पहले हम काम शुरू कर सकते थे। वो कभी कहते हैं बात करेंगे जो, कारगिल पर। तो सर जितनी मेरे आर्मी वालों से बात हुई है, कहते हैं साहब वो जो बंदूकें, मतलब जो तोप थे, कहते दे यूज्ड टू बी रेड, सो मच ऑफ फायरिंग वी वर डूइंग। मतलब वहां के वो अगर कारगिल वॉर जीते हैं तो बिकॉज ऑफ द बोफर गन्स एंड द वे वी वर फायरिंग, देयर वाज, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी डर्ट ऑफ एमुनिशन। आई उदय डोंट थिंक मैं सो। इसलिए कह उदय ऐसा है कि जो मैं बात बोलता हूँ कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, मेरे पास नॉलेज होती है तो ही मैं बात करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस टाइम मैं लंदन में पोस्टेड था तो हमारे पास मैसेज आया था कि आप बात कीजिए इनसे, और हमने वहां पे इनसे बात की और बात करके इनके नेक्स्ट डे मैसेज दे दिया कि आप प्लेन भेजो और वहां से तोप के गोले ले लो। हम उस टाइम पे इसको मैन्युफैक्चर नहीं करते थे इंडिया के अंदर, हम कारगिल की इंटरसेप्शन नहीं करते थे कि कारगिल का वार होगा। जब जहां पे तोप के गोले पहुंचे तो इन्होंने वहां पे फायरिंग करनी शुरू की। अदरवाइज आप 4 दिन उनके तोप के गोले चला करके आगे तो नहीं आप चलाओगे ना। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। जो आप कारगिल की बात करते हो, क्योंकि इनके ऊपर जीपीएस लगा हुआ है, जो कारगिल की तोपें हैं, जो गोले जाते हैं पिन पॉइंट अटैक कर सकते हैं। और इसकी जो इंफॉर्मेशन थी कि कहाँ कहाँ इनके आदमी छुपे हैं, ये भी एक रॉक ऑपरेशन था। रॉ के उस टाइम पे जो ARC या एयर विंग के चीफ थे, उनका नाम है RS बेदी, मेरे बॉस हुआ करते थे। उन्होंने कहा, मैंने जब यहाँ पे आर्मी के चीफ ने हमसे बात नहीं की तो मैं इनके आर्मी के हेडक्वार्टर में गया और इनके चीफ से मिलकर आया कि हमें आप परमिशन दो, हम आपको लोकेशन बता देंगे। तब रॉ के एयर विंग के लोगों ने को भेज करके पूरी लोकेशन बता दी, हेड काउंट दिए, और जब हेड काउंट दिए तो उसके बफोर गन्स चालू हुई। तो बफोर गन चालू होकर के एक एक आदमी को चुन चुन के मारा गया बंकर्स के अंदर ही। और तब
हमें इफेक्टिवली बाहर जीता, क्योंकि जब तक आप इंटेलिजेंस को यूज नहीं करोगे, अपने डिफेंस सिस्टम को यूज नहीं करोगे, अपने तोपों को यूज नहीं करोगे, तब तक आप बात नहीं जीत सकते। तो बेसिकली बात ठीक है, आपकी बात नहीं कह रहा कि जैसे आपकी आर्मी के लोगों का, उनको तो नहीं पता होगा ना कि तोप के गोले कहाँ है। मैं उस टाइम पे लंदन में बैठा था और वहां से हम सारा कंट्रोल करते थे। सेंटर पॉइंट है लंदन, जैसे दुबई यहाँ पे गल्फ का सेंटर पॉइंट है, उसी तरीके से यूरोप के अंदर सेंटर पॉइंट है। और अगर मिराज की जो डील साइन की गई थी, वो साइन की गई थी इंडिया के द्वारा, या रॉ के जो स्टेशन पे लोग बैठे हैं लंदन के, उन्होंने इस डील को साइन किया, एग्रीमेंट को साइन करवाया था इंदिरा गांधी को कह करके, और तब ये प्लेन्स खरीदे थे। आज हम रफाल भी इसलिए लेने जा रहे हैं पाकिस्तान उससे, फ्रांस से, ताकि यूएस हम पे प्रेशर ना डाल सके कि यूरोप भी आप भी बॉयकॉट करो। और ये एक इंडिया की स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर काम किया जाता है। जो डिफेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन चीजों के अंदर। चलो ठीक है, हमने लगता है बहुत सी बात कर ली इसके ऊपर, है ना। चलिए जय सर, हिंद, आई जय थिंक भारत। वंडरफुल गणतंत्र दिवस वी हैड टुडे, और बिल्कुल। पूरे देश में बहुत अच्छी तरह से मनाई गई। जय हिंद एंड जय भारत। जय भारत।